हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिक्की हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप या मूल सिद्धांत, राजनीति विज्ञान का या राजनीति का मूल सिद्धांत, ठीक है ना। और दूसरा है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो खंड आ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें 10 पाठ हैं। 10 पाठों के को पढ़ाया जा चुका है। यदि आप न देखे हो तो उसकी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, या फिर प्लेलिस्ट में आप जा कर के सर्च कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान के पार्ट 2 यानी खंड बा के पहले चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, इसके प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ने वाले हैं। और आपका खंड बा का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है ना। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, और भारतीय संविधान को समझना वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने संविधान के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक भारत के नागरिक होने के नाते, और दूसरा आपके पाठ्यक्रम में भी है, उसके लिए भी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न। इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो इसका देखिएगा, यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। बिल्कुल। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों को अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ये भी सही है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। ये गलत है। कोई निश्चित नहीं है कि संविधान के आधार पर सत्ता में अच्छे लोग आएंगे, ठीक है ना। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। ये भी सही, यानी कि ग नंबर आपका गलत है। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो संसद को अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। बिल्कुल सही है। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। ये भी सही है। संविधान की ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। ये गलत है, ठीक है ना। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। ये भी सत्य है, यानी कि ग नंबर यह आपका क्या है, ग नंबर आपका उत्तर होगा। संसद की यह बताता है कि संसद कैसे बताई जाए कि उसे कौन कौन सी शक्ति प्राप्त हुई। तो कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? तो आपका ग नंबर है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न, बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सरकार जो गठित होती है और उसकी शक्तियाँ जो प्राप्त होती है, केवल किससे प्राप्त होती है? संविधान से प्राप्त होती है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और इसकी ज़रूरत ऐसे ही लोग देशों में होती है। ये गलत है। ये संविधान के हर देश के लिए ज़रूरत हो सकती है, लोकतांत्रिक देश भर के लिए नहीं। तीसरा है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों एवं मूल्यों में उसका कोई सरोकार नहीं है। ये भी गलत है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। चौथा प्रश्न, बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं। अपने उत्तर का कारण बताएं। तो क्या होगा, भारतीय संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ है। हाँ, उत्तर होगा, क्योंकि जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था वह सीमित मताधिकार पर था, न कि वयस्क मताधिकार पर। हालांकि इस संविधान सभा को मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक प्रतिनिधात्मक बनाने का प्रयास किया गया था। भारत संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमत थी। तो उत्तर होगा, भारतीय संविधान सभा में अनेक बड़े फैसले लिए गए
वह संविधान सभा के सदस्यों में बुनियादी रूपरेखा के संबंध में आम सहमत भी नहीं थी। विचार विमर्श व वाद विवाद के आधार पर उत्पन्न आम सहमति के आधार पर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए जिन पर सदस्यों में मतभेद था। ठीक है, इसी में गा है संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया। तो संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न देशों से लिया गया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि इस संविधान में मौलिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनेक देशी स्रोत हैं, जैसे भारत सरकार का अधिनियम 1935 व नेहरू की रिपोर्ट 1928 तथा अन्य विकासवादी स्रोत। ये तर्क हो गया। तो ये मुख्य 3 कथन निकले और इनका हम तर्क दे चुके हैं। 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण दें। पहला इसमें है, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, उनके लिए जनता के मन में आदर था। इस बारे में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। दूसरा इसी में है कथन, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि उनमें उलटफेर मुश्किल है। तो उत्तर होगा संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया गया कि उनमें उलटफेर मुश्किल है। यह निम्न प्रकार के हैं, समवर्ती सूची 47 विषय, केंद्रीय सूची 97 विषय, प्रांतीय सूची 66 विषय। इसको आप देख लीजिएगा, ये डाटा चेंज हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन आपकी किताब में यही है तो आप आंसर यही याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सही जानकारी के लिए इसके सब विषय चेंज हो चुके हैं। ग है, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। उत्तर होगा संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। यह निम्न कारणों से है। पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा मौलिक अधिकार, और दोनों को ही आपको जानना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार हम आपके पार्ट A में पढ़ा चुके हैं। 6वां प्रश्न है, किसी देश के लिए संविधान में शक्ति और जिम्मेदारियां का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? उत्तर होगा किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान के द्वारा सरकार के सभी अंगों व प्रशासन की सभी संस्थाओं में शक्तियों व जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है, ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में रह कर कार्य करें तथा अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, तथा इस तरह का निर्धारण न हो तो राज्य में अनिश्चितता बढ़ जाएगी व किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। अगला प्रश्न है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे? तो उत्तर होगा शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए इसलिए जरूरी है ताकि पहला, लोगों की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े और वो अपना विकास कर सके। दूसरा, शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ताकि लोगों पर मनमानी तरीके से शासन न कर सके। तीसरा, सरकार की शक्तियों को निश्चित करने के लिए आज के दौर में कोई ऐसा संविधान नहीं होगा जिसने अपने नागरिकों को अधिकार न दिए हों। 8वां प्रश्न है, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई नहीं है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह उससे अलग है? तो उत्तर होगा जब जापान का संविधान बन रहा था उस समय जापान अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था। भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया व जापान के संविधान बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा लिखा गया जिसको जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। जापान का संविधान अमेरिकी सेना की निगरानी में लिखा गया था। ओके। 9वां प्रश्न है, रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? तो ये आपका तर्क है। तो एक शिक्षक के रूप में रजत को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि भारतीय संविधान 65 वर्ष पुराना है, लेकिन यह पुराना
नहीं है, क्योंकि इसकी मूल बातें आज भी प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा हम परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। संविधान की भाषा कठिन अवश्य है, परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि इसका मूल भाव व उद्देश्य आम आदमी तक न पहुंचाया जा सके। ठीक है ना, इसलिए हमें इसकी बातों को मानना जरूरी है। 10वां प्रश्न है, संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने 3 अलग अलग पक्ष दिए। पहला, हरवंश ने क्या दिया? भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। उत्तर इसको इसमें तर्क में हम देंगे, जब हम हरवंश की बातों से सहमत हैं, क्योंकि संविधान ने चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से किसी पक्ष के शासन से भारत में लोकतांत्रिक ढांचा बनाने में सफलता प्राप्त की है। दूसरे पात्र है नेहा। संविधान में स्वतंत्रता, यहाँ पे गलत लिख, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विविधता है बाद है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है। तो उत्तर होगा, हम नेहा की बातों से सहमत हैं, क्योंकि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा बढ़ाने का वायदा भी किया है, वह उसे काफी हद तक प्राप्त भी किया है। अगला है नाजीमा। संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो आप अपना पक्ष बताएं। हम नेहा की बातों से सहमत हैं, क्योंकि संविधान कहीं पर असफल हुआ है तो वह हमारे कारण असफल हुआ। संविधान में संविधान के बनाने वालों ने ऐसी संस्थाएं व व्यवस्थाएं दी है जिनमें हमारे समाज की सभी समस्याओं का हल है। तो इसलिए इसके जो असफल हुआ है वो हमारी ही जिम्मेदारी है। अतिरिक्त प्रश्नों में जो आता है, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधान को शामिल किया गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो पहला, भारतीय संविधान में निम्न देशों में प्रावधान को शामिल किया, मतलब यहाँ से लिया गया है। कहाँ कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? ठीक है ना। तो पहला, ब्रिटेन के संविधान से। सर्वाधिक, तो क्या क्या लिया गया है? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार। यहाँ से कंपटीशन में भी प्रश्न पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। दूसरा, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। ठीक है ना। कनाडा के सिद्धांत से क्या लिया गया? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न इसमें है, भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। भारतीय संविधान के कार्य निम्न प्रकार है। पहला, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक मूल समन्वय और विश्वास बना रहे। दूसरा, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तीसरा, संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। चौथा, संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो हमें संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला, निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताओं के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो उत्तर होगा, भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि
से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था तथा संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 महीने का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया। तो ये प्रश्न यहाँ से ये डेट आप याद रखिएगा, डेट आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय यह है कि कोई संस्था या सरकार का कोई भी अंग जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका संविधान के ऊपर नहीं है। ये सभी अपनी सह शक्तियों व क्षेत्राधिकारों के लिए संविधान पर निर्भर करती है। छठवां प्रश्न है, लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, लचीला संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया में से परिवर्तन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहते हैं, तथा कठोर संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे कठोर संविधान कहते हैं। भारत में लचीला व कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। तो उत्तर होगा, 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने में कितने समय लगा? वही बता चुके हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोनों। भारतीय संविधान कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये पूरा हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 11वां प्रश्न, संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के मुख्य प्रस्तावों को बताइए। तो इस योजना के मुख्य प्रस्ताव निम्न प्रकार है। पहला, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। दूसरा, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। तीसरा, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उनके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। चौथा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप निम्न प्रकार है। पहला, संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना और अन्य संप्रदाय व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता दी थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। दूसरा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सचिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया। तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है ना, 47 को। चौथा, इस संविधान में 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 सूचियां हैं, अनुसूचियां जिसे कहा जाता है। और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इनको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 महीने मतलब 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए इनकी 8 कमेटियां बनी थी। पांचवा है, संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था
और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन कीजिए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम पहला स्रोत है। अन्य देशों के संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तियों हो इत्यादि। ब्रिटिश संविधान से क्या लिए गए, इसको हम पढ़ लिए। अमेरिका से भी क्या लिए गए, आयरलैंड से क्या लिए गए, फ्रांस से क्या लिए गया और कनाडा से क्या लिया गया, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहला है संविधान, जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो, यानी जो शासन को चलाता हो, जो सरकार को चलाता हो, देश को चलाता हो, वह संविधान है। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बिठाता है, यानी संविधान के माध्यम से इन सबके बीच तालमेल बिठता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों पर प्रतिबंधन, बंधव, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य है और ये अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है, जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। तो संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। तो राष्ट्र का दर्पण को किसे कहा जाएगा, संविधान को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना अनुसार सभा में 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांत से 93 देशी रियासतों के थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक सदस्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए जाएंगे। 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमान, सिख समुदाय व समान या उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। जुलाई 1946 को भारत संविधान सभा के चुनाव कराए गए, जिसमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय 11 और सिखों के 21 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान का स्वरूप किस प्रकार है, संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदाय व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाममात्र थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन प्राप्त हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। डेट आप जरूर याद करके रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। संविधान स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था 47 में 22 जुलाई को। इस उद्देश्य में 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 सूचियाँ थी, जो कि अब बदल गई है, 12 अनुसूचियाँ हो गई है। ठीक है ना। 26 नवंबर 1950 को यह संविधान स्वीकार किया गया और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। विभिन्न मुद्दों के लिए इनकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो स्रोत कहाँ से लिए गए, स्रोत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक बार फिर देख लेते हैं। 1935 भारत सरकार का अधिनियम, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है संविधान सभा में, मतलब संविधान को बनाने में क्या क्या लिया गया ब्रिटिश शासन से, संविधान से। तो सरकार का संसदीय स्वरूप, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार की सूची और न्यायिक पुनर्वलोकन,
की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिया गया। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप यानी केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया। तो दोस्तों ये रहा संविधान वाला पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रूर थोड़ी बड़ी हो गई है तो आप अंत इसको पढ़े होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम इसकी लगातार वीडियो डालने वाले हैं, इसलिए आप चैनल में ज़रूर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।